आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी एप्लीकेशंस इस लेक्चर में हम लोग कवर कर सकें। तो सबसे पहली है हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फेरिकल शेल की वजह से, उसके बाहर किसी पॉइंट पर, स्फेरिकल शेल के ऊपर और स्फेरिकल शेल के अंदर। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड इट। शेल का मतलब होता है एक हॉलो स्फीयर। तो हमारे पास एक ऐसा एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल r और एक स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है, बहुत ही पतला सा शेल है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है या मामूली सी थिकनेस है, और इसके ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। हमें निकालनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पर जो स्फेरिकल शेल के बाहर होगा, फिर हम उस पॉइंट को स्फेरिकल शेल के ऊपर ले आएंगे और फिर अंदर ले जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मैं इसको स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा कि कैसे करना होता है। कि सबसे पहले आप एक पॉइंट चूज करोगे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्योंकि वो पॉइंट हमने जैसे कहा है आउटसाइड इट है, तो उस पॉइंट को हम लोग बाहर बनाएंगे शेल के। यह है पहला स्टेप कि वो पॉइंट चूज करो जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उससे होता हुआ हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा, चारों तरफ से बराबर ढक लेगा, ताकि स्फेरिकल शेल का हर हिस्सा हमारे चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ऐसा करना काफी फायदेमंद रहता है, आसान रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा वो सरफेस जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्मली इनक्लोज कर रहा है, ढक रहा है। ऐसे सरफेस को हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। और दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप तो वो पॉइंट चूज किया, दूसरा है हमने गॉसियन सरफेस बनाया, तीसरा है उस सरफेस का फ्लक्स निकालो। अगर वो सरफेस सिंगल पीस है, एक ही सरफेस है, तो आप लोग अपना काम सीधे शुरू कर दो। उसका छोटा सा एरिया चूज करो। जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका छोटा सा एक एरिया चूज करो और उसके ऊपर फ्लक्स निकालो। तो मान लो ये है हमारा छोटा सा एरिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस तरीके से होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर ds। बार ले लो या फिर यूनिट वेक्टर ले लो, तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स क्या होगा? इस छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर। इसको हम लोग लिख लेंगे ई डी एस कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ऐसे ही हम छोटे छोटे एरिया लेते जाएंगे और उनका फ्लक्स ऐड करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो अगर हम कोई और एरिया चूज करते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियस के अलोंग बल्कि रेडियस से अवे, सेंटर से अवे, एरिया वेक्टर के अलोंग होगी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, तो यहां पर भी फ्लक्स इतना ही होगा। और हम देखें ध्यान से, हमने जो सरफेस चूज किया वो ऐसा है कि इसके हर पॉइंट पे फ्लक्स सेम रहेगा और इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने एरिया बहुत छोटा सा चूज किया है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो ऐसे छोटे छोटे एरिया के फ्लक्स को ऐड करने से मिलेगा। टोटल फ्लक्स फाई होगा इस छोटे छोटे सरफेस के एरिया से जो जुड़े हुए फ्लक्स का इंटीग्रेशन, यानी ई डी एस कॉस 0। और क्योंकि हम लोगों को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ई को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से ds। और हम जानते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा हमारे जो सरफेस हमने लिया है उसके अंदर रखा हुआ चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो
ये जो हमने सरफेस लिया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है उसको हम नाम दे देते हैं, मान लो वो चार्ज है Q। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज्ड सरफेस का, यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस लेना है क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, तो हम क्लोज्ड सरफेस की इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाएं, जिस तरीके से फुटबॉल के पैचेस को अगर आप सबको जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फुटबॉल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई लड्डू है, लड्डू की छोटी छोटी बूंदियां होती हैं, बूंदियों का छोटा छोटा एरिया होता है, तो सारे एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे लड्डू का एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस मिल जाएगा, जो होगा 4 पाई। हमने रेडियस तो चूज किया ही नहीं, मान लो हमारे गॉसियन सरफेस का रेडियस है r, तो हम लिखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो कि हमारे गॉसियन सरफेस से बाहर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस रिजल्ट का मतलब क्या है। देखो चार्ज है Q, लेकिन हमने जो चार्ज लिया है वो तो एक स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन वो फैले हुए चार्ज की कोई प्रॉपर्टी यहां पर नजर नहीं आ रही। यहां पर तो चार्ज हमें Q ही दिखाई दे रहा है, यानी वो चार्ज Q है। Q कितना फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, वो स्फीयर में है, किसी भी सरफेस में है। तो हम ये देखेंगे कि बस अंदर रखे हुए चार्ज की ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो चार्ज किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है तो भी यही आंसर आएगा, अगर वो फैला हुआ है तो भी यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्फेरिकल शेल है, जिसकी वजह से हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो कि स्फेरिकल शेल से बाहर है, वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट चार्ज की तरह ही काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा ही आंसर हमें तब मिलता है जब हमारा Q चार्ज होता है और हम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तब भी यही आंसर आता है। यहाँ पर Q चार्ज फैला हुआ है और हम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो भी इतनी ही आ रही है, यानी कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये इस टॉपिक का फिलहाल जो पॉइंट आउटसाइड हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी खास बात है कि अवर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल शेल। वो पॉइंट हमारा अब स्फेरिकल शेल के ठीक ऊपर होगा। तो टॉपिक को चेंज करते हैं और लिखते हैं एट अ पॉइंट ऑन इट, एट अ पॉइंट ऑन इट। अगर हम वो पॉइंट चूज करते हैं जो हमारे स्फेरिकल शेल के ऊपर है, तो अब हम गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे वो गॉसियन सरफेस ठीक हमारे सरफेस के ऊपर ही बनेगा। वो जो गॉसियन सरफेस है उसका जो शेप है, उसका जो डिज़ाइन है हमारे शेल जैसा ही होगा, बल्कि शेल से लगता हुआ ही होगा और दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे। गॉसियन सरफेस का रेडियस और स्फेरिकल शेल का रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन में r इज इक्वल टू r हो जाएगा, बल्कि r छोटे r के इक्वल हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीधे सीधे लिख देंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सरफेस पे निकालना है तो रेडियस की वैल्यू को ही हमें चेंज करना है। और अगर हम निकालना चाहते हैं, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो हम निकालेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर निकालना चाहते हैं। तो यही काम हम दोबारा से करेंगे और पहला जो स्टेप है वो जैसे हम करते आए हैं, पहला स्टेप है वो पॉइंट चूज करो जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो पॉइंट तो हमारा अंदर है, इस शेल के अंदर है, यहां है, तो पॉइंट चूज कर लिया। अगला स्टेप है
इससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाओ जो हमारे चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर ले। लेकिन ये तो किसी चार्ज को इनक्लोज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा चार्ज तो स्फीयर के ऊपर है, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। दो काम हो गए। तीसरा है इसका फ्लक्स निकालेंगे। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो छोटा सा एरिया लेते हैं तो हम लिखेंगे स्मॉल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये सब भी कर लिया हम लोगों ने और टोटल फ्लक्स भी निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके। लेकिन हम ये देखते हैं कि अंदर चार्ज तो जीरो है, अंदर चार्ज तो है ही नहीं, इसलिए हमने Q को जीरो लिख लिया। तो फ्लक्स भी जीरो आएगा तो हम लिख सकते हैं ई डी एस भी जीरो होगा, जिससे साबित होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। समझ गए? कोई चार्ज नहीं, कोई फील्ड नहीं, कोई फ्लक्स भी नहीं। ये तो हमने एग्जाम्पल से भी समझा था कि अगर चार्ज नहीं होता तो फ्लक्स भी नहीं होता, और जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो हमारा ये जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसकी एक बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन बताई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप लोग अपनी कार में जा रहे हो और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, कभी बिजली यहाँ गिर रही है, कभी वहाँ गिर रही है, ठीक है, और आप सोचते हो कि आपकी कार शायद सेफ नहीं है और आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो, तो उससे बड़ी गलती नहीं होगी क्योंकि आपकी कार सबसे सेफ है। आपकी कार स्फेरिकल शेल जैसे बिहेव कर रही है। आप अंदर बैठे हो, सारा चार्ज आपकी कार के ऊपर ही रहेगा, बिजली आपकी कार पे भी गिर जाएगी तो सारा चार्ज कार के सरफेस, मेटलिक सरफेस के ऊपर रहेगा। अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना कोई चार्ज होगा और ना ही आपको करंट लगेगा और आप सेफ रहोगे। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं कि जिस एरिया को, जिस चीज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है उसको हम लोग किसी मेटेलिक स्फीयर के अंदर या मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल बंद हो। जैसे फैराडे ने किया था, फैराडे ने केज बनाया था, उसने एक पिंजरे जैसा बना दिया था इस तरीके से, और उस पिंजरे के अंदर, यानी मेटल का तो हो गया, ये सारा मेटल का बना हुआ है। अगर कोई अंदर आदमी है और बाहर इस पे बिजली गिराई जाए तो इस आदमी पे असर नहीं होता। ठीक है, ये फैराडे केज है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है कि अंदर बैठे हुए आदमी पर, अगर वो मेटेलिक स्फीयर के अंदर बैठा है तो उस पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील होगी, ना ही उस पे चार्ज का कोई असर होगा, ना करंट लगेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है इस लास्ट वाले टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट इनसाइड इट। अब हम लोग अपना डिजाइन बदलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देते हैं, स्फेरिकल शेल की बजाय कुछ और लेते हैं। मान लो हमारा जो चार्ज है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर फैला हुआ है, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो करते हैं शुरू। अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक बहुत बड़ा वायर है जिसके ऊपर चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि ये वो वायर है जो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कुछ चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। ठीक है, और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हमें चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है, तो लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो हम लोगों को करना है अपने इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, वो पॉइंट चूज करो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो हमने ये पॉइंट चूज किया, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगला स्टेप है ऐसा सरफेस बनाओ जो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर ले।
तो एक लाइन चार्ज को चारों तरफ से बराबर डिस्टेंस तक ढकने के लिए सबसे अच्छा जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर ही होगा। तो मैं एक ऐसा सिलेंडर बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक सिलेंडर बना लिया, ऐसे इस तरीके से एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये है हमारा गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसके सारे सरफेस हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। थोड़ा और ठीक सा बना लेते हैं इसको ताकि सुंदर सुंदर लगे ये। तो ये हमने बना लिया अपना सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है। हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों नहीं बनाया? इनफाइनाइटली लॉन्ग इसीलिए बनाया क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो अगर हम कोई भी लेंथ ले लेते हैं, किसी भी लेंथ का सिलेंडर बना लेते हैं, कोई भी छोटा सा टुकड़ा उस वायर का चूज कर लेते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा, आप देखोगे। तो हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, तो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हमने छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े के अराउंड अपना गॉसियन सरफेस बनाया। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और इसकी जो लेंथ है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है L, इसका जो रेडियस है वो है R। दो काम हो गए, एक तो हमने पॉइंट चूज किया, ये था वो पॉइंट, ये था वो पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगला स्टेप है उससे होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाओ, हमें बना लिया, ठीक है। तीसरा काम है इसका फ्लक्स निकालो। लेकिन ये जो सरफेस हमने बनाया है ये सिंगल पीस नहीं है, ये तो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक सरफेस ये है ऊपर वाला फ्लैट सिलेंडर का फ्लैट सरफेस, एक सरफेस ये है गोलाई वाला सेकंड सरफेस, एक सरफेस नीचे वाला है थर्ड सरफेस। ऐसे 3 सरफेस हैं और इन तीनों का फ्लक्स हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा पहले सरफेस का फ्लक्स, दूसरे सरफेस का फ्लक्स और तीसरे सरफेस का फ्लक्स, और वो होगा अंदर रखा हुआ चार्ज। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, तो हम देखते हैं कि इस वायर की लेंथ जो सिलेंडर के अंदर है वो है L, और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखी है लैम्डा। तो इस L लेंथ के वायर का चार्ज होगा लैम्डा L। तो हम लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q तो हमारा लैम्डा L है। कैसे आया? हम जानते हैं लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ क्या चार्ज है लैम्डा, यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा। तो L लेंथ के वायर का चार्ज होगा लैम्डा L। तो फ्लक्स आया लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन पहला सरफेस कौन सा है? ये है पहला सरफेस, ये है हमारा पहला सरफेस। इसका फ्लक्स निकालेंगे। इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ये हमने छोटा सा टुकड़ा लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, ऐसे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा वायर होगा ना, वायर इस तरीके से वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर ऐसे निकलती होगी, ऐसे होगी। जैसे किसी बॉटल को साफ करने वाली ब्रश होती है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो ऐसे बाहर निकलती हुई होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इनके बीच में एंगल 90 है। तो हम देख रहे हैं कि इस टॉप सरफेस का फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख भी सकते हैं कि EDS cos 90 है पहले सरफेस के लिए, और ये क्लोज्ड नहीं है। दूसरे सरफेस के लिए देखो, ये है हमारा दूसरा सरफेस जो कर्व्ड सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का गोल वाला भाग है। उस गोल वाले भाग का फ्लक्स निकालेंगे, उसमें भी यही काम करेंगे। एक छोटा सा एरिया चूज करेंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी बाहर, क्योंकि बॉटल ब्रश की जैसे मैं बताया उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एरिया वेक्टर भी इस तरीके से बाहर की ओर होगा, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो सेकंड सरफेस का जो हम लिखेंगे फ्लक्स, वो लिखेंगे EDS इस छोटे से सरफेस के लिए cos 0, ये सेकंड सरफेस के लिए है, और इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस का फ्लक्स निकाल देंगे। और ऐसे ही थर्ड सरफेस है नीचे वाला,
थर्ड सरफेस में हम देखें सिलेंडर का बॉटम जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है क्योंकि हमारा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। यानी कि अगर ये हमारा छोटा सा एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो उनके बीच में एंगल 90 हुआ। तो थर्ड सरफेस का अगर हम फ्लक्स लिखें तो लिखेंगे थर्ड सरफेस के लिए EDS cos 90, दिस इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तीन काम कर लिए, पहला वो पॉइंट चूज किया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाया, उस सरफेस का फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये फर्स्ट पार्ट इस वाले टॉप सरफेस का फ्लक्स तो 0 है। वैसे हम देख भी सकते हैं कि कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस में से क्रॉस नहीं करती, सारी ऊपर से निकल जाती हैं, 0। सेकंड सरफेस के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो इसका तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और थर्ड सरफेस के लिए देखो, थर्ड सरफेस का फ्लक्स भी 0 आएगा क्योंकि इसमें से भी कोई फील्ड लाइन सरफेस के अंदर से क्रॉस नहीं कर रही है। सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें E चाहिए, E को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, ds इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सिलेंडर के हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम E को बाहर निकाल लेते हैं और ds को इंटीग्रेट करेंगे। अब छोटे छोटे पैचेस को जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे तो पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं। अब पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा मतलब क्या, अगर इस सिलेंडर को काट करके खोल दो, आप सिलेंडर को काट करके ऐसे काट करके खोल दो तो आप देखोगे एक रेक्टेंगल मिलेगा, ऐसा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये जो गोल वाला हिस्सा है ये खुल करके बन गई स्ट्रेट लाइन और ये जो लंबाई वाला हिस्सा है वो है L, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसका रेडियस R है तो इस हिस्से की जो लेंथ होगी वो 2 पाई R होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई RL, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू ये ब्रेड्थ। तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, 2 पाई RL, ये होगा हमारे सिलेंडर का एरिया। तो हम यहां लिख लेंगे, अगले स्टेप में लिख लेते हैं इसको थोड़ी जगह बना करके। हम लिखेंगे इसको इस तरीके से सॉल्व करके, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालना चाहते थे वो आई लैम्डा L बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, L से L कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे उस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से होगी। अगर खास बात पूछना चाहो कि इसमें क्या डिफरेंस है तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आई थी, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं करेगी जितनी की हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से कर रही थी। थोड़ा रेट ऑफ जो फॉल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो थोड़ा कम होगा। जैसे अगर ग्राफ बनाएं तो समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा और लाइन चार्ज की वजह से क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट है फॉल करने का वो थोड़ा कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो ये एक डिफरेंट बात हम यहां देखने को हमें मिल रही है। ठीक हुई बात, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पॉइंट वाइज करना है, एक पॉइंट चूज करना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे फिर उस पॉइंट से होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, उस सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स इक्वल कर देंगे उसके अंदर रखे हुए चार्ज के और फिर सॉल्व करके हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, बहुत इजी। अब अगली एप्लीकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे अगले टॉपिक्स में हमारे साथ रहेगी और हमारा साथ देगी। तो अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। हम ये निकालना चाहते हैं, एक हमारे पास प्लेन शीट है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे और वो इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ी है, प्लेन शीट है। सो मान लो ये है वो प्लेन शीट, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये है वो प्लेन शीट, ठीक है, ये है उस बड़ी प्लेन शीट का कुछ हिस्सा है तो इनफाइनाइटली लार्ज, तो ये है वो प्लेन शीट का छोटा सा हिस्सा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। और हम लोगों को दिया गया है कि इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। हमें उस शीट का छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है, तो ये बहुत बड़ी, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ी है प्लेन शीट, ठीक है, तो हमने उसका छोटा सा हिस्सा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट वाइज चलते हैं, पहले तो वो पॉइंट चूज करो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाओ। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे ताकि वो इसको सिमेट्रिकली इनक्लोज कर ले, तो सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस होगा बिल्कुल सिमेट्रिकली इनक्लोज करने वाला एक ऐसा क्यूब। इस तरीके से एक क्यूब बनाया जाएगा, ये क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा हमने एक इसको इनक्लोज करने के लिए हमने इस तरीके का एक सरफेस बना लिया, ऐसा, ठीक है। ये हुआ हमारा गॉसियन सरफेस, ये हुआ हमारा गॉसियन सरफेस। अब हमें निकालना है फ्लक्स। अब देखो ये सिंगल पीस तो है नहीं, इसके 6 फेस हैं, एक ऊपर वाला 1 2 3, पीछे वाला 4 5 और 6, ठीक है। तो हम लोग इन 6 फेस का फ्लक्स निकालेंगे। मान लो इस वाले सरफेस का एरिया है A, क्योंकि इस प्लेट का एरिया भी A है, तो इसका एरिया है A, इसका भी एरिया है A, ठीक है। बाकी के एरिया से हम मतलब नहीं है, क्योंकि हम देख लेंगे कि उन एरिया की वैल्यू जो है अगर हम ना भी लिखें तो काम नहीं आती। वैसे लिखना चाहो तो एरिया ऊपर वाले सरफेस का भी A ले लो, अगर ये क्यूब बना लेते हो ऐसे। तो अब हम निकालेंगे फ्लक्स सभी सरफेसेस का। तो टोटल फ्लक्स होगा पहले सरफेस का फ्लक्स, दूसरे का फ्लक्स, तीसरे का फ्लक्स, ऐसे करते करते फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ सरफेस का फ्लक्स, वो होगा अंदर रखा हुआ चार्ज। और अंदर रखा हुआ चार्ज कितना है, क्योंकि इसका एरिया हम ले रहे हैं A, तो चार्ज होगा सिग्मा A, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी है, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो A एरिया का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू A, एंड दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही गॉस लॉ कहता है कि गॉसियन सरफेस के का जो फ्लक्स होगा जो हमें निकालना है वो अंदर रखे हुए चार्ज के ही प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो अब देखो हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं। फर्स्ट सरफेस कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये नीचे वाला सेकंड है, ये थर्ड ले लेते हैं, ऊपर वाला फोर्थ ले लेते हैं, सामने वाला फिफ्थ ले लेते हैं, पीछे वाला सिक्स्थ ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट सरफेस का देखो, फर्स्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से है, ऐसे है, और एरिया वेक्टर किस तरफ है। अगर हम छोटा सा एरिया लें तो एरिया वेक्टर भी इस तरीके से होगा। यहां पर भी अगर आप, ये तो हुआ फर्स्ट सरफेस के लिए, तो इसका फ्लक्स E और ds के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री, यानी कि पहले सरफेस को हम लिखेंगे E ds cos 0, ये फर्स्ट सरफेस के लिए लिखा। सेकंड सरफेस के लिए देखो, सेकंड सरफेस के लिए सेकंड कौन सा है, सेकंड नीचे वाला है, तो ये है अगर हमारा वो बॉक्स, ठीक है, ये हमारा वो बॉक्स है, ओके। तो ये सेकंड सरफेस है, अंदर हमारी प्लेन शीट ऐसे है, प्लेन शीट ऐसे है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे ऐसे और ऐसे बाहर की तरफ। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, तो इसके लिए भी फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड सरफेस के लिए लिखेंगे EDS cos 90। थर्ड सरफेस कौन सा है, थर्ड सरफेस तो ये है। अगर हम छोटा सा एरिया लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो थर्ड सरफेस के लिए तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे EDS cos 0। फोर्थ सरफेस कौन सा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला सेकंड वाले की तरह ही होगा, सो उसके लिए हम देख सकते हैं E और DS के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। और फिफ्थ सरफेस है, देखो सामने वाला, आपके सामने वाला जो सरफेस है इसके लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, तो इसका फ्लक्स क्या हुआ, 0 होगा ना, तो या cos 90 लिख लेते हैं फिफ्थ सरफेस के लिए। सो फिफ्थ सरफेस के लिए लिखेंगे EDS cos 90। और ऐसे ही सिक्स्थ सरफेस के लिए क्या होगा, सिक्स्थ सरफेस के लिए होगा EDS, पीछे वाला सरफेस है, पीछे वाला, उसके लिए भी एंगल cos 90 ही होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें से केवल इसका फ्लक्स हमें मिलता है, यहां से फ्लक्स मिलता है, बाकी तो सबका फ्लक्स 0 हो रहा है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो केवल फर्स्ट और थर्ड सरफेस का ही कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस के लिए EDS फर्स्ट सरफेस, EDS थर्ड सरफेस, दिस इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया और छोटा सा एरिया, ये है DS। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा E इंटू A। इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे, इस छोटे से एरिया को ऐसे जोड़ते जाओ तो आपको पूरा ये प्लेन सरफेस मिल जाएगा, वो भी होगा EA। दिस इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे हमें मिला E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। एक खास बात देखो, इस फॉर्मूले में R नहीं आ रहा, इसमें R नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगी, आप कितनी ही दूर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही रहेगी। तो एक प्लेन शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। क्लियर हुई बात। तो ये हमने करी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और हमने आज सारी एप्लीकेशंस इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर आप बेसिक्स, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि करना कैसे है, कैसे किया है, तो आप ऐसे सवाल भी कर सकते हो जो कभी आपने देखे भी नहीं हो। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। सी यू, बाय।